हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तुरंत हमारा ध्यान जाता है उन सब्जेक्ट्स की तरफ जो या तो वेटेज बहुत ज्यादा लेके आ रहे हैं या फिर हम उसमें थोड़ा सा कमजोर हैं। अब जब बात आएगी कि किस सब्जेक्ट में हम खुद को कमजोर फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश भी इस लिस्ट में एक नंबर पे आ जाता है। अब ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम इंडियंस का नेटिव लैंग्वेज यानी मातृभाषा इंग्लिश तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें यह चीज कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम की तरह देखने को मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आपको इन्हीं 2 महीनों में पूरी इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आज बात करेंगे कि कैसे आप इन 2 महीनों में एग्जाम क्वालिफाई करने जितनी इंग्लिश को बढ़िया से सीख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलरली चाहिए होती होंगी और ये हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। तो चलिए बात को शुरू करते हैं, इस ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सीजीएल का हमारे पास में एग्जाम है उसके 2 टीयर्स हमको देखने को मिलते हैं। इन दोनों टीयर्स में ही आप टीयर को लेवल भी समझ सकते हैं या आप टीयर को नॉर्मली स्टेज के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, यानी पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। हिंदी में इसको चरण भी कहा जाता है, जैसे 2 चरणों में परीक्षा होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। चलिएगा, अब स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की बात अगर हम स्पेसिफिकली करते हैं तो इसमें 25 और कभी कभी 30 सवालों का भी ट्रेंड रहा है। अगर 25 क्वेश्चंस होंगे तो 50 नंबर और 30 होंगे तो 60 नंबर, यानी 2 नंबर का एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आपको टीयर 1 में देखने के लिए मिलते हैं, 2 नंबर एक क्वेश्चन में मिलता है, मार्क्स टोटल 50 हो गए। अगर आपने सवाल को गलत किया है तो 1/4 नंबर आपका काट लिया जाता है, यानी कि आधा नंबर आपका काटा जाएगा अगर आपने गलत आंसर को सिलेक्ट कर दिया। ये बात सिंपली आपको पता होगी। अब अगर हम बात करें टीयर 2 की, तो यहां पे टोटल क्वेश्चन जो होते हैं ये 45 क्वेश्चंस अब आते हैं, जिसमें से 30 इंग्लिश लैंग्वेज के रहते हैं। अब जब लैंग्वेज की बात है, यानी कि इसमें स्पॉटिंग एरर आ सकता है, इसमें एक्टिव पैसिव आ सकता है, इसमें एंटोनिम्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं, ये सारी चीजें आएंगी। क्या क्या रहेगा सिलेबस में, ये सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और इन समस्याओं का समाधान भी बताऊंगा कि ये सब याद नहीं होते हैं, मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता। ये सारी प्रॉब्लम्स को आज एड्रेस करने वाले हैं। ये ब्लूप्रिंट रहने वाला है कि कैसे इन 2 महीनों में या 3 महीने का टारगेट लेके आप चीजों को स्विफ्टली क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 सवाल रहते हैं और 15 सवाल कॉम्प्रिहेंशन का रखा जाता है। यानी जो ये इंग्लिश का पेपर होगा इसको 2 भाग में मान सकते हैं। एक में ग्रामर, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, और एक में पूछा जाएगा दोस्त कॉम्प्रिहेंशन, यानी पैसेज वाला जो हिसाब होता है वो पूछा जाएगा। इसमें 135 मार्क्स देखने को मिलते हैं। पहले कभी क्या हुआ करता था, 5 नंबर का भी एक सवाल पूछा जाया करता था, यानी कि 45 को अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तो 225 मार्क्स आ रहे हैं। कभी कभी ये भी हुआ करता था ट्रेंड में। फिलहाल अभी ये 135 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि अभी 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है, कभी ये 5 नंबर का भी हुआ करता था। तो अभी 135 नंबर होते हैं टीयर 2 के लिए, कभी ये 225 भी हुआ करते थे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अभी जो होती है वो 1 मार्क्स को नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि प्लस में आपको 3 मिल रहा है तो काटा जाएगा 1। जब आपको प्लस में 5 मिलता था तो इसका 1/3 यानी कि 1.25 नंबर काट लिए जाते थे। ठीक है बेटा, तो ऐसे सिस्टम रहा है। अब बात करें कि टीयर 1 में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। चलिए अब मेजर शुरुआत करी जाए। देखिएगा, आपको टीयर 1 का, यानी अगर आपको पहला चरण जो देना है, जिसको बहुत सारे बच्चे प्री भी कह लेते हैं, इसमें आपसे एरर डिटेक्शन पूछा जाएगा। अब एरर डिटेक्शन अपने आप में कई सारी चीजों को लेके आता है। इसमें ग्रामर के सारे चैप्टर्स रहते हैं। एरर डिटेक्शन में ग्रामर के सारे चैप्टर्स रहेंगे, राइट फ्रॉम नाउन्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब, टेंसेस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी चीजें आ गई। मैंने यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लिखा है, एक्टिव पैसिव नहीं लिखा है। इसके पीछे रीजन ये है कि इनके सवाल अलग से पूछे जाते हैं बेटा। तो ये हो गया ग्रामर का। एरर डिटेक्शन इस सब्जेक्ट से आएगा। इनके साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के भी कई सारे क्वेश्चंस ग्रामर के बेसिस पे मिल जाएंगे, और इनके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी ग्रामर पे ही बेस्ड आता है। तो इतनी चीजें क्या हो गई हैं ग्रामर के ओरिएंटेशन से। एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में भी कई सारे सवाल, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूरा ही किसके बेसिस पे आएगा, ये जो
ग्रामर के चैप्टर्स हैं इनके बेसिस पे आएगा। सिनोनिम्स यानी कि जिनको हम पर्यायवाची कहते हैं हिंदी में, ये आपसे पूछे जाते हैं। पर्यायवाची क्यों पूछे जाते हैं कि एक शब्द को और क्या क्या कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर आते हैं एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, मतलब ऑपोजिट बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो लिखते हैं उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब लोकोक्तियां और मुहावरे। स्पेलिंग करेक्शन बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाने लगा है, या हमेशा से ही पूछा जाता रहा है कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं कहीं स्पेलिंग गलत तो नहीं कर रहे हैं आप। जैसे इसके लिए अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आप मोस्टली अगर लोगों से पूछेंगे कि मुझे वैक्यूम की स्पेलिंग लिख के दिखाइए, तो वो वैक्यूम की स्पेलिंग को लिखेंगे VACCUM, जबकि ऐसा नहीं होता है। बोलने में भी देखिए का ही रिपीट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सही स्पेलिंग होती है VACWM। तो देखिएगा जहां पे आप फंस सकते हैं, जहां एक कॉमन सेंस की एरर हो सकती है, वही वाली चीजों को एग्जाम मेजरली टारगेट करता रहता है। फिर आगे आएंगे तो एक्टिव पैसिव आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑलरेडी कवर हो चुका है। क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल्स आपसे पूछे जाते हैं। टियर 1 में बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना आने का रिवाज रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है जनरली। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैसेज होगा, इसमें से 5 शब्दों को निकाल दिया जाएगा और आपको बताना होगा हर 5 शब्द के लिए, मान लीजिए इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5। अब 1 नंबर के लिए आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, बताइए 1 वाले ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिल हो सकता है। ऐसे ही 2 के लिए 4 ऑप्शंस, 3 के लिए 4 ऑप्शंस, इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। पैरा जंबल्स को हम रीअरेंजमेंट के नाम से बहुत कॉमनली जानते हैं, इनको ही हम PQRS भी कहते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा सिलेबस रहता है। टियर 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आने का रिवाज रहा है। फिर अगर बात करें टियर 2 की, अब ये पेपर 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। पहला पार्ट जो होगा इसमें एरर डिटेक्शन आएगी, सिनोनिम्स आएंगे, फिर इन द ब्लैंक्स आएंगे, एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, स्पेलिंग करेक्शन रहेगा, नरेशन रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वॉइस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इतनी चीजें रहेंगी। फिर सेकंड वाला जो पार्ट होगा इसमें 2 से 3 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे जिनके सवाल होंगे। तो यहां पे टोटल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 और इस पूरे को मिला के टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 30। ये इनका स्प्लिटिंग रहता है 15 और 30 सवाल का। क्लियर है बात? तो ये एक पूरा एक फॉर्मेट है किस हिसाब से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात यहां पे आएगी कि अगर मैं रिपीटर हूं तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं मेरी स्ट्रैटेजी तब क्या होनी चाहिए। पहले हम दोस्त बात करेंगे एक बेसिक स्ट्रैटेजी की जो सबको ही फॉलो करना है। देखो सबको मैं क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए आपने सोचा कि यार मैं तो रिपीटर हूं, एक काम करते हैं इंग्लिश में मेरा थोड़ा होल्ड अच्छा है, मैं बढ़िया से कर लेता हूं, इस बार मैं रहने देता हूं, थोड़ा सा बाद में पढ़ लूंगा। होता क्या है, मान लीजिए अभी एग्जाम को लेट्स सपोज 100 डेज बचे हैं, मान लीजिए, है ना, अभी डेटा पे नहीं जाएंगे, मान लीजिए 100 दिन बचा है। आपने सोचा कि यार मैं काम करता हूं, मुझे इंग्लिश बढ़िया से आती है, मैं 60 दिन तक अपने बाकी सब्जेक्ट्स को तैयार कर लेता हूं, उसके बाद में मैं जो 40 दिन बचेंगे उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लूंगा। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये करने का सोचा तो आप जो 60 दिन को स्किप कर रहे हो, इस बाद में क्या होगा, अगर मान लीजिए आप अपने आप को 10 के स्केल में अभी देख रहे हैं 9, तो 60 दिन गैप करने के बाद में आप -9 पे पहुंच चुके होंगे। आप बहुत बेवकूफियों वाली गलती कर रहे होंगे। आपको हर सवाल में ये लगेगा कि ये मुझे आता तो है लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है, एकदम जबान पे है बस मैं लिख नहीं पा रहा हूं, एकदम मेरे दिमाग में है बस मैं टिक नहीं कर पा रहा हूं। ये वाली स्टेजेस आना शुरू हो जाएंगी, इंस्टेंटली तब से आने लगेंगी जैसे ही आप ये चीजें छोड़ोगे। तो ध्यान रहे, अगर आप रिपीटर भी हैं तो भी आपको ये स्टेजेस फॉलो करनी है। पहली स्टेज समझते हैं दोस्त, 5 स्टेज आपको फॉलो करनी है। अगर आपने 5 स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है तो ये श्योर है कि चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, आप क्वालिफाई एग्जाम को कर पाएंगे, वो भी बिना बहुत ज्यादा हसल किए हुए। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल भी है दोस्त, अभी थोड़ा आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल एक बेसिक प्लान जो सबको फॉलो करना है। देखिएगा, मास्टर हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी। अब होता क्या है, जब एसएससी एग्जाम बनाता है ना, देखिए जब एसएससी पेपर सेट करता है, देखो अथॉरिटी तो यही है, पेपर बनाए कोई भी, टीसीएस बनाए या जो भी बनाए, अथॉरिटी तो यही है ना, मतलब माइंडसेट तो इन्हीं का चलेगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए सीजीएल की बात कर ले, सीएचएसएल की बात कर ले, इवन स्टेनो की बात कर ले, फेज की बात कर ले, सीपीओ की बात कर ले, ये बॉडी रेगुलेटिंग एक ही है, कौन है, एसएससी है। इसका एक बहुत अच्छा चीज रहा है, अच्छा मान लीजिए बुरा मान लीजिए, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहा है कि जो एसएससी होता है ये शब्दों को रिपीट कर देता है, क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है, नए क्वेश्चंस को बनाने से बचता है थोड़ा सा। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव कैसे है, क्या होगा कि मान लीजिए फेज में एक एग्जाम आया, एक वर्ड आया, वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स,
एक वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। अब इस वर्ड के ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको वर्ड नहीं आता लेकिन सारे ऑप्शंस आते हैं, आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ, आप आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ऑब्स्टेट्रिक्स का मीनिंग नहीं आता था। आपको सारे ऑप्शंस आते थे लेकिन इसका मीनिंग नहीं आता था, इस वजह से आपने आंसर नहीं कर पाया। फिर क्या होगा, दूसरे एग्जाम में क्या करेगा, एक बहुत सिंपल सा वर्ड लिख देगा ब्यूटीफुल, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिखा है, पूछा ब्यूटीफुल का सिनोनिम बताओ। अब आपको ब्यूटीफुल का मतलब तो पता है भाई, सुंदर, बहुत अच्छा, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग नहीं पता है, अभी भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो एसएससी बेसिकली यही कर रहा है, किसी का ऑप्शन उठा के किसी का क्वेश्चन बना दे रहा है, किसी का क्वेश्चन उठा के किसी का ऑप्शन बना दे रहा है, तो शफलिंग चलती जा रही है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, 500 सबसे ज्यादा या 500 से 1000 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले वर्ड्स को अगर आप अपने पास में ग्रैब कर ले, अपने पास में रिवाइज करते रहे, तो सबसे बेहतरीन चीज हो सकती है। फिर आएगा फोकस ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, दे आर डायरेक्ट स्कोरिंग एरियाज। सिनोनिम और एंटोनिम्स पे फोकस करना है। जैसे आपने 500 वर्ड्स पढ़े, अब जब आप किसी भी वर्ड का मीनिंग पढ़ते हो ना, जब आप किसी भी वर्ड का मीनिंग पढ़ते हो तो ये उसका सिनोनिम हो जाता है अपने आप ही। किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होगा वो उसका सिनोनिम होगा, ठीक। अब उसी का ऑपोजिट आप पढ़ लीजिए, तो ये इसके एंटोनिम तैयार हो गए हैं। फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं, देखो बहुत बढ़िया चीज आपको बताता हूं। फ्लैश कार्ड शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज हो। फ्लैश कार्ड होता क्या और कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्त, आपने एक दिन में पढ़ा 20 वर्ड्स, आपने 20 वर्ड्स पढ़े हैं एक दिन में, उसको लिखा है, तैयार किया है, बढ़िया किया है। अब इसी 20 वर्ड का एक कार्ड बनाइए या फिर एक पेज लीजिए, उस पे ऊपर लिख दीजिए कार्ड नंबर 1। ये कार्ड नंबर 1 है, इस पे आपने वर्ड लिखा, इधर आपने लिखा इसका मीनिंग, पूरे 20 वर्ड्स लिख डाले, इसके मीनिंग्स लिख डाले, खत्म बात। फिर यहां पे अपोजिट लिख डाला, ये रहा फ्लैश कार्ड। अब अगले दिन जब आप नए वर्ड्स को यूज करेंगे, नए वाले वर्ड्स को सीखने के लिए जाएंगे, तो पहले आप इस फ्लैश कार्ड को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आप नए वोकैबुलरी को करेंगे। फिर जब आप थर्ड डे करेंगे तो 2 फ्लैश कार्ड्स आपके पास तैयार हो चुके होंगे, फ्लैश कार्ड नंबर 1, फ्लैश कार्ड नंबर 2। इस तरीके से जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं वो कभी भी मिस नहीं होंगी, स्किप नहीं होंगी। अगर आपको लगता है कि सर इतना सारा चीज याद नहीं हो पा रहा है, सो कीप ऑन राइटिंग देम ट्वाइस। पहले दिन 2 बार लिखिए, सेकंड डे इसको पूरा 1 बार लिखिए अलोंग विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ट्रस्ट मी, इस तरीके से मैंने भी याद किया हुआ है और ये 110% काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए है। जब आप लिख के एक दिन ट्राई करके देखिए, अगले दिन अगर आपको ना फर्क दिखे तो फिर बात मेरी है, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करेंगे। सेकंड क्या है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा चीज ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है एसएससी अपने सवालों को रिपीट कर रहा है। जब एसएससी रिपीट कर रहा है मतलब प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है और उसी को आप छोड़ दे रहे हैं तो काम कैसे चलेगा। मतलब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कम से कम 5 साल के PYQs आपको लगा के बिल्कुल कंठस्थ कर लेने हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि एसएससी क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। अब अगर हमने चीजें समझ ली हैं, पैटर्न समझ लिया है, क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक्स लग रहे हैं समझ लिया है, तो भाई अब जब रिपीट होगा तो हम खटाक से कर देंगे ना दोस्त। ये इसके पीछे लॉजिक है। फिर बात करें थर्ड की, फोकस ऑन एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कैसे फोकस करोगे, जो भी रूल आप पढ़ रहे हो, देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं और अभी भी पढ़ा रहा हूं, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिए। आजकल चैट जीपीटी है, बहुत सारे और भी जैसे परप्लेक्सिटी है, ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस बनवाइए कि दिस इज द रूल, प्रिपेयर क्वेश्चंस या क्रिएट 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रूल। अब वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएगा। बेटा एआई को यूज करना सीखिए, सही तरीके से यूज करना सीखिए। मिसयूज तो बहुत लोग कर रहे हैं, आप सही यूज करिए। उस तरह के 50 क्वेश्चंस आपने बनाए और उसको लगा के प्रैक्टिस कर लिया। तो हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना है, इस तरीके से आप सेल्फ प्रैक्टिस भी बढ़िया से कर सकते हैं। तो स्पॉटिंग एरर्स में प्रैक्टिस हो जाएगी और सेम इसी तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी, जिससे ग्रामर का स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका बन जाएगा। फिर आएगा क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। ये बात है टियर 1 की। टियर 1 में क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज, आपको चाहे जितने मर्जी कोई रूल्स बता ले, आपको जितने मर्जी कोई रेगुलेशंस बता ले, कितनी सारी ट्रिक्स बता ले, लेकिन क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, जिसको रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है, जिसको PQRS भी कहा जाता है, इसको एकदम स्मूथली अच्छा करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है आपको डेली रीड करना पड़ेगा। कितना, 1 पेज अगर आप रोज रीड कर रहे हैं रिलीजियसली, मतलब आप बोल बोल के रीड कर रहे हैं, जो भी आप रीड कर रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं, कानों में जा रहा है, आपके दिमाग में अरेंजमेंट फिट होता जा रहा है, कहां पे कौन सा प्रेपोजिशन लगा है। देखो न्यूज़पेपर तो गलत नहीं लगाएगा कुछ भी, कहां क्या प्रेपोजिशंस लग रहे हैं, उसके बाद क्या मीनिंग निकल रहा है, ये सारी चीजें ना दिमाग में स्ट्रक्चर की तरह फिट हो जाएंगी। तब आप जब क्लोज टेस्ट और पैराजंबल्स को करोगे तो आपके पास एक ऑटोमेटिक लॉजिक निकल के आएगा, जिसको हम प्यार से कॉमन सेंस भी कहते हैं। समझ आ रहा है ना दोस्त।
चलो, तो ये तरीका है। एक दो क्लोज टेस्ट आप अगर जनरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाएगी, चेरी ऑन द केक हो जाएगा ये, ठीक है। पांचवा है कॉम्प्रिहेंशन, जो टीयर 2 में आता है। इसके लिए भी सेम चीज करनी है बेटा, पैसेज पढ़ना है आपको और साथ ही साथ आपको कुछ भी रीड करना है। ध्यान रखिएगा जो भी आप रीड करें वो हिंदी में नहीं होना चाहिए बेटा। देखो हिंदी मातृभाषा तो है लेकिन फिलहाल आपके इस एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है, तो हिंदी रीड करोगे तो एग्जाम में फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए सिर्फ टाइम वेस्ट की तरह ही माना जाएगा फिलहाल के लिए। तो इसको ध्यान रखें कि आप जो रीड करें वो एग्जाम के रेफरेंस की चीजें हों। जैसे आपने न्यूज़पेपर रीड कर लिया, कोई रियल टाइम नॉवेल रीड कर ली जिसमें साइंस का फिक्शन है, कोई भी ऐसी चीज जिससे थोड़ा सा दिमाग में पैटर्न सेट हो रहा हो, ऐसी चीजें आप रीड कर सकते हैं। बहुत सारे एसेज अवेलेबल हैं, एडिटोरियल्स अवेलेबल हैं, ओपिनियंस अवेलेबल हैं, पढ़िए ना। बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आपको लगेगा कि मुझे सोर्सेज की कमी है, आपको लगेगा सोर्स नहीं पता है, सो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बहुत सारे सोर्सेज भी दे दूंगा कि कहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात आएगी टाइम मैनेजमेंट की। दोस्त देखो बहुत सारा चीजें हैं, सब कुछ पढ़ना है, टाइम कैसे मैनेज किया जाए। देखिएगा बहुत ज्यादा टाइम एक सवाल पे पहली चीज तो ना लगाएं। मान लीजिए अच्छा आपके एग्जाम के पहले ना आपका जो गोल होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए। मतलब चाहे जो भी सवाल हो मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। अगर किसी टाइम में अगर किसी क्वेश्चन में मुझे 1 मिनट 10 सेकंड लग गया है तो मैं कोशिश करूंगा अगला वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें 50 सेकंड ही लगना चाहिए। ये मेरा टारगेट रहेगा जिससे 1:1 का रेशियो पूरा हो जाए। अब एग्जाम जैसे जैसे पास आता रहेगा मैं इस रेशियो को धीरे धीरे और कम करता रहूंगा। मतलब लगभग 40-45 सेकंड में आपको एक सवाल करने की हैबिट होनी चाहिए, तब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे विद एक्यूरेसी। बस हमारा गोल यही तो है। फिर बात करेंगे इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर ले। देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप पहले शुरुआत से ही पेपर करते चले आए, है ना, कि नहीं यार यही वाला पहले ही करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप मॉक्स दे रहे हैं, तो जो सवाल आ रहे हैं पहले उनको फटाफट टिक कर दीजिए। बाकी साइड में आपको विंडो में दिखता ही रहता है कि भाई कौन से हो गए कौन से नहीं हुए हैं, तो जो आ रहा है पहले उसको शॉर्ट कर डालो, कम से कम क्वालिफाइंग उसको चीज को बना लो। उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला, जैसे स्पॉटिंग एरर में क्या लॉजिक लग रहा है नहीं पता है, तो उसको थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में सीधा गेम होता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जीरो हो गया, ठीक है ना बात। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि इजी वाले क्वेश्चन जो आते हैं उनको पहले कर डालिए, ज्यादा समय एक सवाल में ना लगाइए, अगले वाले में बढ़िए जल्दी से। ये सारी चीजें आपको मॉक में ही अप्लाई करते चलना पड़ेगा। जब आप ये वाली चीजें और इस प्रैक्टिस पे चलेंगे तब असली एग्जाम में भी आप ये चीजें लगा पाएंगे। फिर बात आ जाएगी मॉक टेस्ट की, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे खाने का स्वाद बिना नमक का फीका है, जो मर्जी आप कर लो लेकिन टेस्ट नहीं आएगा, वैसे ही सेम रोल प्ले करता है मॉक। मॉक बच्चों को लगता है कि एग्जाम आ जाएगा तब हम करेंगे, तो प्रॉब्लम यहां पे सिर्फ यही है कि एग्जाम आ जाएगा तो आप करेंगे ठीक है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो स्विफ्टली अरेंज नहीं हो पाएगा, जिस वजह से एग्जाम में ऐसा सीन आएगा कि सर आता था, समय कम था, पेपर छूट गया, या सर आता था, क्वेश्चंस हम कम अटेम्प्ट कर पाए जिस वजह से इस बार क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्त ये सारे सेल्फ एक्सक्यूजेस से बचिए, मॉक टेस्ट इकलौता सॉल्यूशन है इस चीज का, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें यहां पे आती हैं। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए होता है क्योंकि आप खूब सारा पढ़ते चले आए, जब एग्जाम में आप बैठे तो आपको लग रहा है हमने पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वो सारी चीजें पढ़ी हुई नल एंड वॉइड हो गई हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं बचा। मतलब आपको अगर रिकॉल नहीं हो रहा है कि आपने क्या पढ़ा था और आपने पढ़ा था, तो उस चीज का कोई लॉजिक रहा नहीं। तो इससे बचे कैसे? रिवाइज हम एक स्पेसिफिक स्टेज के बाद में करते रहेंगे, यानी कि जो भी हमने आज पढ़ा है कल उसको रिवाइज करने के बाद ही हम कल कुछ नया पढ़ें। दूसरी चीज है रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम ना दे, आप मैपिंग करके रिवाइज करें। आप मैपिंग करके रिवाइज करें। व्हाट इज मैपिंग? खूब सारी चीजें पढ़ी हैं, इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम नोट कर लेंगे। अगले दिन जब हम करेंगे तो इन्हीं कीवर्ड्स को ही सिर्फ हम रीड करेंगे, जिससे जो भी पूरा सिस्टम हमने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट रिवीजन की तरह हो जाएगा। इस चीज को मैपिंग कहते हैं। यूज करोगे दोस्त बहुत समय बचेगा आपका, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि एक समरी हम कर लेते हैं, जो चीजें अभी समझी हैं। वोकैबुलरी में आपको 500 से 1000 वर्ड्स पढ़ने हैं, सिनोनिम एंटोनिम पे फोकस करना है। ग्रामर में आपको बेसिक रूल्स पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, इसी से आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इंप्रूव होता जाएगा क्वेश्चन लगाने से ही मात्र। रीडिंग आपको कितनी करनी है? रोज रीड करना है, एक पेज रोज रीड करिए। पैराजंबल के क्वेश्चंस लगाइए, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस लगाइए, जो क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई भी करके देखिएगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर्स आपको लगाने हैं कम से कम 5 साल के पिछले, क्योंकि हर 5 साल में पैटर्न में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, तो कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइएगा। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। मिस्टेक्स को एनालाइज जरूर करिए कि मैंने क्या गलती करी है, जिससे आगे वो मिस्टेक्स आप
ना करें। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया जिससे टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो अगली बार आपको ध्यान रखना है कि हर सवाल को कितना कितना समय आपको देना है। नहीं हो पा रहा उस समय में उसको मार्क करिए, मार्क फॉर रिव्यू, और आगे बढ़ जाइए, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, वही सारी चीजें, आसान सवाल पहले करिए, इस तरीके से टाइम मैनेज करिए। जब फटाफट सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं जो आपको आते हैं, तो बाकी बचे टाइम में आप थोड़ा सा ज्यादा लगा के, अगर क्वेश्चन में डाउट है उसमें दे रहे हैं तो चलेगा। अब सब में ही आपने ज्यादा समय लगा दिया, समय बचा ही नहीं, आती चीजें भी नहीं कर पाएंगे, जो कि सच में बहुत हर्टिंग होती है। फिर आगे आ जाएगा रिवीजन, वीकली रिवीजन एटलीस्ट करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिसको मैंने मैपिंग कहा हुआ है, इससे आपको दोस्त बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब बात करेंगे ऐसे दोस्तों की जो पहली बार पेपर दे रहे हैं या जिनका फाउंडेशन बहुत वीक है। आपके लिए मंजिल बैच आ चुका है बेटा। मंजिल बैच का फायदा क्या है? जितने भी बच्चे बिगिनर्स हैं, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, या जिनको लगता है हमारा सब्जेक्ट बहुत वीक है, जिनको बहुत चीजों में प्रॉब्लम होती है, जो अपने आप को वीक कैटेगरी में समझते हैं कि सर इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, या हमको इंग्लिश से डर लगता है, ये सारे स्टेजेस अगर आपकी हैं, कोई भी स्टेज है, तो आपके लिए बेटा मंजिल बैच है। इसका प्राइस बहुत कम रखा गया है, इट्स 1599, 1599 यानी 1600 रुपए रखा गया है। इसमें भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं LAB135 ये कोड को लगा के। इसमें पूरा फाउंडेशन पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वो एग्जाम SSC कंडक्ट कराता है तो उसके लिए फाउंडेशन आपको इससे डेवलप हो जाएगा। फाउंडेशन बढ़िया तरीके से, इससे एकदम बेहतरीन तरीके से फाउंडेशन आपका कवर हो जाएगा, प्लस एडवांस लेवल तक चीजें चलती चली जाएंगी। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर फाउंडेशन वीक है, सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट का, बेस्ट बैच है आपके लिए। 1599 में आप ये कोड लगाएंगे LAB135 तो डिस्काउंट्स भी मिल जाएगा। तो भैया पैसा भी बचाइए, जेब भी बचाइए अपनी, और मंजिल तक भी पहुंचिए। सो मंजिल बैच इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। अब जिनको लगता है कि सर हमें मॉक भी लगाना है, मॉक हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है, हमें मॉक भी चाहिए, आपके लिए SSC महापैक है। अब इसमें दो ऑफर्स हैं। पहला है जिसमें आपको प्रिंटेड किताबें भी मिलेंगी, 9 किताबें आपको मिलेंगी। इसका प्राइस रहता है 4199। फायदे क्या है इसमें? 3 लाख से ज्यादा सवाल हैं, 9000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं, 9000 के आसपास ही घंटों की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलती हैं, प्लस लाइव बैचेस सारे जितने भी होंगे वो सब फ्री है। जितने भी पूरे एप्लीकेशन पे बैचेस होंगे, जितने भी बैचेस होंगे, वो सब का एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। चाहे आप रेलवे की क्लास में चले जाइए, चाहे आप सीजल की क्लास में चले जाइए, चाहे आप स्टेनो की क्लास में चले जाइए, सारे एक्सेस फ्री हैं। आपकी मर्जी, आप किस एग्जाम को टारगेट मान के तैयारी करना चाहते हो, ये सब कुछ फ्री रहेगा। 4199 इसका प्राइस है। इसमें भी डिस्काउंट के लिए आपको यही कोड यूज करना है LAB135, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हमको प्रिंटेड बुक्स नहीं चाहिए, हम ई बुक से काम चला लेंगे, पैसा थोड़ा कम करवा दीजिए, तो 3199 का ये है दूसरा महापैक। इसमें भी मिलेंगी आपको सारी चीजें, बस प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलेंगी। इसका पैसा थोड़ा सा ऑलरेडी लेस यहां पे कर दिया गया है। इसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा LAB135 को यूज करके। अब सर हम खरीदेंगे कैसे? तो देखिएगा, बहुत आसान स्टेप्स में आपको समझा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। आपको सीधा गूगल खोलना है, इस पे लिखना है LAB.LIVE, lab.live लिख के एंटर मारेंगे। जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपके सामने मंजिल बैच निकल के आ जाएगा। अब मंजिल बैच को यहां पे आप देख सकते हैं, 1599 रुपए का ये बैच है। ये सारे ही SSC के द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम्स के लिए एक फाउंडेशन का काम करने वाला बैच है, जिसमें बेसिक से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इसका प्राइस है 1599। डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है LAB135। पर ये कोड आप लगाएंगे कहां? देखिएगा, जब आप यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आगे वाली स्टेज में आपसे फोन नंबर पूछा जाएगा। फोन नंबर भरने के बाद एक OTP आएगा, वो आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से दोबारा बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में कूपन कोड लिखने की जगह आएगी, वहां आपको ये कोड लिखना है, और पैसे जो 1599 है ये थोड़े से और कम हो जाएंगे। जिसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करके क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। तो चाहे आप बेसिक से चीजें शुरू करिए, या अगर आप रिपीटर हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होंगी, आप आ सकते हैं महापैक के थ्रू हमारे सीजल वाले स्पेसिफिक सेक्शन में। तो वहां पे हम चीजें करेंगे और YouTube पे भी क्लासेस करेंगे। तो फिलहाल हमारा पूरा सपोर्ट है, मेहनत हम आपके लिए इक्वली करते रहेंगे, बस आप डेडिकेशन को अपना जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।